इस सीन में क्लिंट बार्टन निक फ्यूरी से कहता है कि मुझे दूर से बेहतर दिखाई देता है। वेल, आप सबको उसका नाम पता ही होगा, क्लिंट बार्टन होकाय। और होकाय का मतलब होता है बाज की आँख। और ये जो पक्षी होता है, जो बर्ड होता है हॉक, उसकी जो विजन एबिलिटी होती है बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है। मतलब वो बहुत ही दूर से अपने टारगेट को लॉक कर सकता है, सुपर स्पीड में उसके ऊपर अटैक भी कर सकता है। वेल, ये डायलॉग होकाय के प्रोफेशनल ट्रेड्स को स्टैब्लिश करने के लिए बोला गया है। समझ रहे हो? इतने से डायलॉग के बीच उसकी पूरी पर्सनैलिटी शो कर दी। अगली डिटेल, तो इस मूवी में आयरन मैन 2 बार मरने से बचता है और दोनों ही बार उसे कोई ना कोई सुपर सोल्जर ही बचाता है। वेल, जब हेली कैरियर का विंग ठीक कर रहा होता है वो, तो उसके चालू होने पे वो वहाँ पे फंस जाता है, तो उसे कैप्टन अमेरिका लिवरपूल करके बचाता है। और दूसरी बार जब वो न्यूक्लियर मिसाइल लेके पोर्टल में घुसता है, तब उसे गिरने के टाइम पे हल्क बचाता है। अब आप बोलोगे कि हल्क कैसे होगा सुपर सोल्जर? वेल, ब्रूस बैनर वो बंदा है जिसने सुपर सोल्जर सिलम को रिक्रिएट किया था। बस उसमें फर्क इतना था कि उसमें वीटा रेजेस की जगह गामा रेजेस ज्यादा थी और उसके एक्सप्लोजर में आने की वजह से वो हल्क बन गया। मतलब उसके जेनेटिक्स म्यूटेट हो गए। तो वो भी एक सुपर सोल्जर सिरम ही थी, बस उसमें फर्क इतना था कि उसमें गामा रेड्स ज्यादा थे और जो कैप्टन अमेरिका ने ली थी उसमें वीटा रेजेस ज्यादा थे। तो वो भी एक सुपर सोल्जर है। तो कैसी लगी आपको ये डिटेल? कमेंट करके जरूर बताना। ये मेरी सबसे फेवरेट डिटेल है इस मूवी की। इस सीन में लोकी जब जर्मनी स्टुटगार्ट जाता है किसी बंदे की आय का एक्सेस लेने के लिए, तो आप वहाँ पे 2 बुल का स्टेचू नोटिस कर सकते हो। वेल, उनके 2 हॉर्न्स होते हैं और ये स्टेचू रिप्रेजेंट करते हैं लोकी को, क्योंकि उसका जो क्राउन है उसमें भी 2 हॉर्न्स है, मतलब 2 सिंग है। इस सीन में निक फ्यूरी कहता है वॉर वॉन बाय सोल्जर्स। फिर उसके बाद सीन कट होता है और हमें कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर्स को दिखाया जाता है जो पंचिंग पैक पे प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देते हैं। फिर वहाँ पे निक फ्यूरी आते हैं, उनसे एवेंजर इनिशिएटिव के बारे में बातचीत होती है। फिर वो जाने लगता है, तो वो कहते हैं कि टेसरेक्ट को समुद्र में ही छोड़ देना चाहिए था। फिर सीन कट होता है और समुद्र का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोनी कक्कर मतलब टोनी स्टार्क आते हैं और वो कुछ कर रहे होते हैं वहाँ पे, अपनी कुछ मैकेनिक टाइप कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं, गतिविधियाँ अपनी। तो आपने इस सीन में एक चीज़ नोटिस की कि उन्होंने बातों के थ्रू बताया कि अगला सीन क्या होगा। पहले उन्होंने बात की थी सोल्जर्स की, तो कैप्टन अमेरिका, नो डाउट आप सबको पता होगा कि वो एक सुपर सोल्जर है। फिर उसके बाद कैप्टन ने ओशन की बात की, तो फिर उसके बाद ओशन का सीन आ गया। टेसरेक्ट के बारे में ऐसी कोई भी बात है जो हमें पता होनी चाहिए? उसे समंदर में ही छोड़ देना चाहिए। देख रहे हो, इसे सटल डिटेल बोलते हैं। 2012 की पिक्चर। इस सीन में क्लिंट बार्टन लोकी से कहता है कि उनका ध्यान बटाने के लिए हमें आँख की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद सीन कट होता है और शील्ड के कुछ एजेंट दिखाए जाते हैं जो लोकी की आँख के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। बट क्लिंट का प्लान कुछ और होता है, शील्ड वालों का प्लान कुछ और होता है। तो ये ऑडियंस को कंफ्यूज करने के लिए शॉट दिखाया जाता है, लेकिन दोनों का पे ऑफ हमें आगे जाके मिलता है। इस सीन में डॉक्टर एरिक सेल्विक अपना सारा पोर्टल खोलने का जुगाड़ स्टार्क टावर पे करते हैं। मतलब उनके जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, टेसरेक्ट होते हैं, वो सब स्टार्क टावर पर असेंबल करके ऑपरेट करते हैं ताकि उससे चितूरी आर्मी को बुलाया जा सके अर्थ पे। क्योंकि लोकी को, एवेंजर्स को सबके सामने हराना था, रोला जमाना था। रोला जमाना है लोंडो में, रोला क्रेज दबदबा। मतलब अपनी हुकूमत कायम करनी थी वहाँ पे। पर स्टार्क टावर पे ही क्यों, कभी आपने ये सोचा? क्योंकि जब आर्मी आएगी, वॉर होगा, लड़ाई होगी, तो तोड़फोड़ तो मचेगी। आपने देखा होगा न्यूयॉर्क बैटल में कितने सारी बिल्डिंगें टूटी होती हैं। और जब ऐसा कुछ होता है तो बिजली तो जाती ही जाती है। बिजली का काम क्या है? जरा सी बिजली कड़की चली गई, जरा सा भूकंप आया तो चली गई। तो उसी लिए वो स्टार्क टावर को ऑपरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्क की जब एंट्री होती है मूवी में, तो वो खुद की बिजली बना रहा होता है। मतलब वो जो इलेक्ट्रिसिटी में अपने आर्क रिएक्टर को कनेक्ट करता है, जिससे वो खुद बिजली जनरेट कर सके, खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके और उसके स्टार्क टावर में कभी पावर कट की कोई समस्या ना हो। तो उन्होंने सारा कुछ ऑपरेट वहीं से किया होता है। इस सीन में थॉर जब इन तीनों को बचाता है, मतलब कैप्टन अमेरिका, नताशा रोमानोव और क्लिंट बार्टन को, तो वो जब लैंड करता है तो आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि उसे उठने में प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि उससे पहले वो लोकी से लड़ के आया होता है और वो किसी टाइप का वेपन उसके पेट में घुसा देता है। और पूरी मूवी में सिर्फ उसी वेपन से वो इंजर्ड होता है और किसी चीज से इंजर्ड नहीं होता, क्योंकि लोकी भी एक एसगार्डियन है और वो जो वेपन था वो भी एक एसगार्डियन ही होता है। क्योंकि एक सीन में आप देख सकते हो उसके ऊपर लोकी शाही छड़ी से अटैक करता है, वहां पे भी उसको कुछ नहीं होता। और जब हल्क स्मैश करता है, सबसे पहली बार जो मुक्का मारता है, जो उसका आइकॉनिक सीन है पूरी मूवी का, जो चित्तौरी लिवाइथन को मुक्का मारता है, तो वो जब वो गिर रहा होता है लिवाइथन सब लोगों के ऊपर, तो कैप्टन अमेरिका और नताशा, क्लिंट बार्टन सब छुप रहे होते हैं, पर थोर नहीं छुपता। क्योंकि ये जो आर्मी आई होती है, चित्तौरी आर्मी, वो अर्थ लेवल की होती है, एसगार्ड लेवल की नहीं होती, इसलिए वो कहीं छुपता नहीं।
मानेंगे, और वो इंजर्ड भी नहीं होता सिवाय लोकी के, क्योंकि वो भी एक एसगार्डियन है और वो जो जिस वेपन से उसके ऊपर अटैक करता है वो 100% एसगार्ड का ही होगा, नहीं तो वो इंजर्ड नहीं होता, क्योंकि लोकी उससे सही छड़ी से अटैक करता है ना, कुछ नहीं कर पाता उसका। डिटेल नंबर 8, इस सीन में जब नताशा और बार्टन लड़ रहे होते हैं, और वो लोकी के इन्फ्लुएंस में होता है इसलिए लड़ रहा होता है, क्योंकि नताशा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, टीममेट्स होते हैं वो लोग। तो जब लड़ रहे होते हैं तो बार्टन किसी लोहे के ऑप्टिकल से टकरा जाता है, मतलब उसका सर टकरा जाता है, तो उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम तरीके से जब आयरन मैन डॉक्टर एरिक सेल्विक को कहता है रोकने के लिए, तो वो कहता है अब नहीं रुकेगा, तो वो टेज़रेक्ट के सर्कल के ऊपर अटैक करता है, तो उसका वेब शॉक होती है, तो जिससे उड़ के एरिक सेल्विक आगे जाता है और दीवार से उसका भी सर टकरा जाता है, तो उनकी कॉन्शियस वापस आ जाती है। वेल, कोई भी अगर दिमागी तौर पे ऐसा कुछ होता है तो उसे शॉक दिए जाते हैं, और ये मुझे ऐसा लगता है बॉलीवुड फिल्मों का एकदम वो 90s वाला ट्रोप, मतलब जिसमें किसी एक्टर की याददाश्त चली जाती थी तो वो सीढ़ियों से गिर जाते थे और उनकी याददाश्त आ जाती थी, तो वो बड़ा हाई लेवल पे होता था। पर यहाँ पे छोटे लेवल पे वही चीज़ दिखाई हुई है हमें। आपने एवेंजर एंड गेम देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें कैप्टन अमेरिका टीम को लीड कर रहा होता है। वेल, वो पहली एवेंजर से ही टीम को लीड कर रहा होता है, ये सीन में आप नोटिस कर सकते हो। फिर उसके बाद वो एक आर्मी ऑफिसर है, एक कैप्टन है, तो उसे सारी स्ट्रेटेजीज पता होती है कि किस बंदे को किस दिशा में भेजना है, क्योंकि इस एवेंजर मूवी में जितने भी मतलब एवेंजर्स होते हैं उनको वॉर का कुछ आइडिया नहीं होता सिवाय थोर के, क्योंकि थोर उस लेवल का बंदा था भी नहीं कि ये वॉर उसके लिए कोई बड़ी चीज़ हो। बट जो बाकी थे, जैसे आयरन मैन हो गया, उसे भी वॉर का कुछ आइडिया नहीं था। नताशा वो एक असैसिन थी, कहीं पे घुस के किसी को मारना है। क्लीन बार्टन भी वही था। एक थोर ही था जो कि अलग तरीके से लड़ता है सबसे। बाकी वॉर स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ कैप्टन के पास होती है, इसीलिए वो सबको कमांड देता है और सबको बोलता है कि अपनी अपनी जगह पे सेट हो जाए। इंडियन डिटेल्स, तो इस मूवी में जब ब्रूस बैनर की एंट्री कराई जाती है तो वो बंगाल में होते हैं, इंडिया में होते हैं, तो वहाँ पे वो हिंदी भी बोल रहे होते हैं। आप नोटिस कर सकते हो, अगर इंग्लिश में देखोगे आप तो वहाँ पे उन्होंने हिंदी भी बोली है। और तो और ये इंडिया ही है ये दिखाने के लिए उन्होंने एक टीवी पे शो भी दिखाया है, जो कि मुझे ठीक से दिखा नहीं, क्योंकि मैं सारा काम अपने फ़ोन से करता हूँ तो मुझे क्लियर दिखा नहीं इसमें। तो उसका एक डायलॉग मुझे याद है, वो कहता है मैं ये कैसे बोल सकता हूँ, तो ये था अपना इंडियन डिटेल वाला मुद्दा, क्योंकि वो इंडिया में होते हैं तो ये भी तो बताना ज़रूरी है कि वो इंडिया ही है एक्चुअल में, नहीं तो इंडियन लोग कैसे मानेंगे कि इन्होंने इंडिया में ही फिल्म शूट की है। ये द एवेंजर मूवी, ये द एवेंजर नहीं, द आयरन मैन मूवी एक तरीके से आप समझ सकते हो, क्योंकि इसमें जितने भी काम किए हैं ना सब टोनी स्टार्क ने किए हैं। आप बोलोगे इतने सारे योद्धा आए थे, फाइटर्स आए थे, असैसिन आए थे, आर्मी ऑफिसर्स थे, तो आयरन मैन कैसे था, उन्होंने किया क्या? उन्होंने ही तो मेन काम किया है। वो अगर न्यूक्लियर बम पोर्टल में नहीं लेके जाते तो क्या होता, क्योंकि वो थोर भी नहीं ले जा पाया और बाकी तो कोई ले जा ही नहीं सकता था। और फिर जब हेली कैरियर का विंग खराब होता है तो उसे रिपेयर भी वही करता है। फिर उसके बाद सबसे स्टार्टिंग वाला सीन जहाँ से उनका स्टार्ट होता है, वो ओशन में अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला डिवाइस लगाते हैं, तो ये मेन तो उनका ही काम था। वो शील्ड की पूरी जानकारी निकाल लेता है इन लोगों से पहले कि वो लोग वेपन बना रहे हैं टेज़रेक्ट से, तो सारा काम तो उन्हीं के ऊपर फोकस था। लेकिन ये मूवी चल गई तो सारे कैरेक्टर को आगे जगह मिल गई। ये आपकी बोनस डिटेल। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये डिटेल्स पता थी।